इजराइल ने एक बार फिर लेबनान में हिजबुल्लाह के मिलिट्री स्ट्रक्चर्स को टारगेट करने का दावा किया है। इजराइल ने कहा कि हर घर को हथियार डिपो जैसा बनाया। लेबनान की जमीन अब भी बारूद उगल रही है, हर जगह से धमाकों का शोर है। इजराइल का जेट आता है फिर बम दाग कर लौट जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले की धार सोमवार से कम है, लेकिन अटैक जारी है। इस बार बालबेक, टालिया और शमस्तर इलाके में आईडीएफ ने हवाई हमलों को अंजाम दिया। लेबनान की स्टेट मीडिया ने दावा किया कि जेजीन के पास कई बम धमाके किए गए, खासकर जेजीन और मार्जियन को जोड़ने वाले पुल को निशाना बनाया गया। इस दौरान सोमवार को हमले का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें मारिया इंटरनेशनल के एडिटर लाइव ब्रॉडकास्ट के दौरान इजरायली हमले में घायल हो गए। दूसरी तरफ लोग अभी दहशत में हैं, वो घर लौटने को राजी नहीं, इसीलिए सड़कों पर हजारों गाड़ियां नजर आईं। लोग साउथ लेबनान से किसी भी कीमत पर निकलना चाहते हैं। ऐसा इसलिए भी क्योंकि सोमवार को इजरायली हमले में करीब 500 लोगों की मौत हुई। इजराइल ने हिजबुल्लाह के 1600 से ज्यादा मिलिट्री टारगेट्स पर 2000 से ज्यादा बम गिराए। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल की जंग हिजबुल्लाह से है, लेबनान की जनता से नहीं। For too long, Hezbollah has been using you as human shields. It placed rockets in your living rooms and missiles in your garage. इजरायली सेना ने दावा किया कि वो एक दिन में 3000 बम गिरा सकती है, यानी अभी वो अपनी पूरी क्षमता का सिर्फ 70% ही इस्तेमाल कर रही है। इजराइल की भयंकर बमबारी के खिलाफ हिजबुल्लाह भी रॉकेट दाग रहा है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के हमले को नाकाम करते हुए आयरन डोम का वीडियो जारी किया है। लेबनान की तरफ से मिसाइल आती है, हवा में ही खाक हो जाती है। हिजबुल्लाह की मिसाइलों को इजराइल जमीन पर गिरने से पहले ही कैसे हवा में तबाह कर रहा है, 27 सेकंड के इस वीडियो से समझा जा सकता है। वीडियो इजराइल के कवच आयरन डोम का है, जिसमें लेबनान की तरफ से आती मिसाइलें हवा में ही तबाह होते साफ देखी जा सकती हैं। आयरन डोम एक तरह की एयर डिफेंस शील्ड है। इसका पूरा नाम आयरन डोम एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इजराइल ने इस सिस्टम को 2006 में बनाना शुरू किया था। 2011 से इजराइल का आयरन डोम एक्टिव है। आयरन डोम में एक रेडार यूनिट, मिसाइल कंट्रोल यूनिट और कई लॉन्चर्स शामिल हैं। खास बात यह है कि आयरन डोम 10 में से 9 मिसाइल हमलों को हवा में ही तबाह कर देता है। इजराइल ने साफ कर दिया है कि लेबनान से हिजबुल्लाह को खदेड़ने के लिए जो भी करना होगा इजराइल की फौज वो करेगी। इजराइल की बमबारी के बाद बेरूत समेत लेबनान के अलग अलग इलाकों से दिल दहलाने वाली तस्वीरें सामने आई। ईरान ने कहा ये क्षेत्रीय युद्ध दुनिया के लिए खतरनाक है। जब एक इलाके पर सैकड़ों बम गिराए जाएं तो वहां खंडर के अलावा क्या बचेगा। लेबनान के बेक्का वैली में यही हुआ। सोमवार को इतने हमले हुए कि सब कुछ जमींदोज हो गया। जो बचा है उसे संवारने की कोशिश है, लेकिन लोग जानते हैं कि हमले अभी खत्म नहीं हुए। न हिजबुल्लाह झुका, न इजराइल रुका। दावा तो यह है कि इजराइल के ताजा हमले में हिजबुल्लाह का रॉकेट चीफ इब्राहिम मारा गया। इस बीच कार के डैशकैम की ये तस्वीरें उत्तरी इजराइल से आई, जहां हाईवे पर हिजबुल्लाह का रॉकेट आकर गिरा। कार सवार ने पहले ही ब्रेक लगा दी। ऐसे हालात पर ईरान ने कहा कि हम इजराइल से जंग नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि लेबनान दूसरा गाजा बन जाए। अगर इजराइल नहीं माना तो फिर हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को आगे आना चाहिए। फिलिस्तीन, गाजा और लेबनान में इजराइल ने जो अपराध किए हैं उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। ऐसे हमले इलाके की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा हैं। हम चाहते हैं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इसमें तुरंत दखल दे। ईरान ने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में गाजा में इजरायली हमलों को मानवता के खिलाफ बताया। ये भी कहा कि मिडिल ईस्ट में महातबाही मचाने वाले हथियार बंद होने चाहिए। गाजा में इजराइल का बारूदी इंतकाम लगातार जारी है। हमास के खिलाफ एक और हवाई हमला किया। इजराइल ने कहा है कि अब हर सिचुएशन के लिए पूरी तरह तैयार है। तब लग रहा था कि गाजा में संघर्ष विराम हो जाएगा, तब इजराइल ने गाजा में एक बार फिर हवाई हमले बढ़ा दिए। इजरायली मीडिया ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें गाजा पट्टी पर हमले की तस्वीरें जारी की। फिलिस्तीन के मुताबिक इजराइल ने एक स्कूल को टारगेट किया, जिसमें लोगों ने शरण ले रखी थी। फिलिस्तीन के मुताबिक हमले में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हो गए। सिविल डिफेंस की ओर से भी हमले की पुष्टि हुई, लेकिन क्या हमले में नागरिक मारे गए या नहीं, इसे लेकर कुछ कंफर्म नहीं किया गया। गाजा में हालात कैसे हैं, इसे लेकर तरह तरह के वीडियोस शेयर किए जा रहे हैं। ये वीडियो रयान रोजबियानी के ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया है।
इसमें सिर्फ इतना कहा गया है कि हमने इंसानियत को शर्मसार किया है। कुछ दिन पहले ही यूएन की रिपोर्ट में कहा गया कि गाजा में भूखमरी के हालात हैं। भूख की वजह से कई लोगों की जान जा चुकी है। 15 दिन बाद गाजा वॉर को 1 साल पूरा हो जाएगा। हमास ने पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर आतंकवादी हमला किया था, जिसमें इजराइल के 1200 लोग मारे गए थे। रूस यूक्रेन वॉर में जेलेंस्की की पुतिन को सीधी चुनौती। कहा पुतिन अब डरे हुए हैं, हमारे विक्ट्री प्लान में सेना को मजबूत करना शामिल है। अमेरिकी दौरे पर जेलेंस्की जोश में है, डिग्निटरीज से मिल रहे हैं, अवार्ड्स ले रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर रशिया अपने प्लान डोनबास पर लगातार काम कर रहा है। इस बार टारगेट था डोनेट्स्क का वोहलेदार शहर, जहां हवाई हमलों के बाद सब कुछ बर्बाद होता दिखाई दिया। इस शहर पर जंग की शुरुआत से यूक्रेन का कंट्रोल रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे ये पकड़ कमजोर होती जा रही है। रशिया ने दावा किया है कि उसके एयरक्राफ्ट ने यूक्रेन की वॉरप्लेन बनाने वाली फैक्ट्री को टारगेट किया। इसके अलावा गोला बारूद की सप्लाई लाइन को भी ध्वस्त कर दिया। दावा है कि 800 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक एक ही इलाके में मारे गए। इन आंकड़ों से इतर जेलेंस्की का फोकस नाटो में शामिल होने को लेकर है। वो चाहते हैं कि बाइडेन के ऑफिस छोड़ने से पहले यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाए। इस बीच ट्रंप ने जेलेंस्की को सबसे अच्छा सेल्समैन बता दिया। जब भी वो अमेरिका आते हैं, वो $60 अरब अपने साथ ले जाते हैं। यूक्रेन ने युद्ध में चीन के पर्दे के पीछे वाले रोल पर भी चिंता जताई। कहा रूस के हथियारों में 60% सामान चीन का लगा हुआ है। 3 दिन के अमेरिका दौरे से पीएम मोदी दिल्ली लौट आए हैं, लेकिन न्यूयॉर्क में उन्होंने एक बार फिर से यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में अपनी अमेरिकी यात्रा के तीसरे दिन वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। मोदी ने मुलाकात की फोटो अपलोड की और फिर डिटेल शेयर की। मोदी ने लिखा, हम द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए पिछले महीने यूक्रेन की अपनी यात्रा के परिणामों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यूक्रेन में संघर्ष के शीघ्र समाधान और शांति और स्थिरता की बहाली के लिए भारत के समर्थन को दोहराया। पीएम मोदी रूस यूक्रेन संघर्ष को हल कराने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इस मुद्दे पर वे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के संपर्क में भी हैं। इससे पहले 23 अगस्त को अपनी यूक्रेन यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने जेलेंस्की से मुलाकात की थी। 3 महीने में तीसरी बार दोनों लीडर्स की मीटिंग हुई। मोदी पुतिन से भी मिल चुके हैं और एससीओ समिट में फिर से मुलाकात होगी। मोदी की मीटिंग को लेकर अमेरिका को भी सीज फायर की उम्मीद जगी है। भारत में अमेरिका के राजदूत ने इस बात के संकेत दिए हैं कि रूस और यूक्रेन वार को भारत रुकवा सकता है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की आंच अमेरिका तक पहुंच गई है। न्यूयॉर्क में मोहम्मद यूनुस को जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। वापस जाओ, पद छोड़ो और गद्दी छोड़ दो के नारे न्यूयॉर्क के उस होटल के बाहर लग रहे थे जिसमें मोहम्मद यूनुस ठहरे थे। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस न्यूयॉर्क में यूएन महासभा की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे थे। होटल के बाहर अमेरिका में रह रहे बांग्लादेशी जमा हो गए। हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को लेकर मोहम्मद यूनुस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। Dr. Mohammed Yunus took the power illegally. Actually he captured the power with dirty politics and lot of people killing. होटल के बाहर काफी देर तक इसी तरह नारेबाजी होती रही। मोहम्मद यूनुस से तुरंत सत्ता छोड़ने की मांग की गई। प्रदर्शनकारी पूर्व पीएम शेख हसीना के समर्थन में खड़े नजर आए। ज्यादातर के हाथों में शेख हसीना के पोस्टर थे। मोहम्मद यूनुस 27 सितंबर को यूएन महासभा को संबोधित करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी मुलाकात हो सकती है। दक्षिण अमेरिकी देश बोलिविया में पूर्व राष्ट्रपति के समर्थक सड़कों पर उतरे। सरकार के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन हुआ। आमने सामने भीड़, एक दूसरे पर पत्थरबाजी और फिर आगजनी। ये तस्वीरें बोलिविया के एल आल्तो शहर से आई, जहां पूर्व राष्ट्रपति इवो मोरालेस के सपोर्टर्स वर्तमान सरकार के समर्थकों के सामने भिड़ गए। किसी ने छोटे डायनामाइट बम चलाए तो किसी ने पत्थरबाजी की। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने सड़कों पर आग लगा दी। ऐसे प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। इस प्रदर्शन को हवा देने वाले सियासतदान ही हैं। मोरालेस इस वक्त सत्ता से बाहर हैं और उन्हीं की सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर रहे लुई आर्क इस वक्त प्रेसिडेंट हैं। अब दोनों के बीच सोशलिस्ट पार्टी के लीडर बनने की लड़ाई है, क्योंकि 2025 में एक बार फिर राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। जानकारी के मुताबिक एक हफ्ते में दूसरी बार इस तरह के हिंसक प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई। दरअसल बोलिविया में मोरालेस के सपोर्टर्स हफ्ते भर से 119 किलोमीटर लंबा मार्च
मार्च निकाल रहे थे। वो राजधानी लापाज का रुख करना चाहते थे, लेकिन राजधानी से पहले ही दोनों लीडर्स के समर्थक एक दूसरे से टकरा गए। बोलीविया गहरे आर्थिक संकट से जूझ रहा है। महंगाई ने लोगों का जीना मुश्किल किया है। ऐसे में सत्ता को लेकर ये संग्राम बोलीविया को सिविल वॉर में धकेल सकता है। स्पेस में रूस के नाम एक और कीर्तिमान जुड़ गया। रूस के 2 नागरिक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में लंबे समय तक लगातार रहने के बाद वापस लौटे। इस तरह एस्ट्रोनॉट्स का कैप्सूल अपने साथियों को अलविदा कहकर इंटरनेशनल स्पेस सेंटर से विदा हुआ। स्पेस से धरती की ओर बढ़ता चला गया और फिर अगली तस्वीरें जो सामने आई वो इतिहास रच गई। 374 दिनों तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहने का रिकॉर्ड बनाकर रूस के 2 एस्ट्रोनॉट्स ओलेग कोनोनोको और निकोलाई चब इस तरह धरती पर लैंड हुए। रूस के सोयूज MS-25 कैप्सूल के जरिए उन्हें धरती पर वापस लाया गया। इस वापसी के साथ ओलेग कोनोनोको के नाम एक और रिकॉर्ड जुट गया। 3 साल में 5 ट्रिप पर 1111 दिन स्पेस में रहे। ये किसी भी शख्स का सबसे लंबा स्टे है। सोमवार को सोयूज कैप्सूल में नासा एस्ट्रोनॉट ट्रेसी डायसन की भी वापसी हुई। डायसन ISS में अपने 6 महीने के मिशन को पूरा करने के बाद कजाकिस्तान में लैंड हुई। धरती से 400 किलोमीटर ऊपर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मौजूद है। जून 2024 से सुनीता विलियम्स इसी स्पेस स्टेशन में फंसी हुई है। ब्रह्मांड में इंसान की एक और बड़ी खोज सामने निकल कर आई है। एक्सपर्ट ने अब तक के सबसे बड़े ब्लैक होल जेट्स का पता लगाया है। एस्ट्रोनॉमर्स ने इस ब्लैक होल जेट्स का नाम पोरफिरियन रखा है। बताया जा रहा है कि इस डिस्कवरी के बाद ब्रह्मांड को जानने और समझने का नजरिया बदल जाएगा। जानकारी के मुताबिक ये कि ब्लैक होल जेट्स धरती से करीब 2 करोड़ 30 लाख लाइट ईयर्स यानी प्रकाश वर्ष की दूरी पर हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि ये ब्लैक होल जेट्स इतने शक्तिशाली होते हैं कि इसमें हमारे सौर मंडल की 140 आकाश गंगाएं समा जाएंगी। ये ब्लैक होल जेट्स इतने शक्तिशाली होते हैं कि जिनमें अरबों सितारों जितनी ऊर्जा निकलती है। ब्लैक होल वो स्पेस है जहां फिजिक्स का कोई नियम नहीं काम करता है, मतलब समय और स्थान का कोई मतलब नहीं है। यहाँ बस ग्रेविटेशनल फोर्स और अंधकार है। इसका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना शक्तिशाली होता है जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। हमारी आकाश गंगा में अब तक का खोजा गया ये सबसे बड़ा ब्लैक होल गाइगा BH3 है, जो कि पृथ्वी से करीब 2000 प्रकाश वर्ष दूर है और सूर्य से करीब 33 गुना ज्यादा बड़ा है। शौक के लिए अपनी जान को जोखिम में डालना, इसमें जरा भी समझदारी की बात नहीं। चीन से आए इस वीडियो को आप देखेंगे तो आप भी यकीनन यही कहेंगे। पहाड़ी से लुढ़कती कार और उछलकर बाहर गिरता ड्राइवर। कार ने एक पलटी खाई, दूसरी और फिर तीसरी बार कार चला रहा शख्स खिड़की के रास्ते उछलकर बाहर निकल आ गया। कार पलटने के साथ साइड से और फिर छत पर टकराते हुए जमीन पर गिर पड़ा। गनीमत रही कि कार भी रुक गई, जिसके बाद एक शख्स दौड़ा, कार सवार को उठाने की कोशिश की। बाकी लोग भी पहुंच गए। एम्बुलेंस भी आई और सभी ने कार सवार को उठाकर एम्बुलेंस में डाल दिया। सोशल मीडिया में वायरल ये वीडियो चीन का बताया जा रहा है। दावा है कि सिचुआन में ऑफ रोड ड्राइविंग कॉम्पिटिशन में ये हादसा हुआ। फिलहाल कार सवार सुरक्षित है। अमेरिका से लेकर अरब और अफ्रीका से लेकर चीन तक ऑफ रोड ड्राइविंग काफी पॉपुलर है। यहाँ तक कि कई देशों में तो ऑफ रोड ड्राइविंग का चैंपियनशिप भी होती है।